जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय स्टेट एंड नेशन इनकम की चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं। यह बोर्ड कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के लिए भी जहर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसको एक अच्छा तौर पे समझाया जाएगा और बेहतर से बताया जाएगा। पहले जानेंगे चैप्टर के नाम को लेकर, राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए, राज्य के मतलब होता है कि किसी देश का एक हिस्सा राज्य को माना जाता है। अगर कोई जिला होता है, अगर जिला की जनसंख्या ज़्यादा होती है, वह जिला कहीं ना कहीं राज्य का रूप ले लेता है। वही तो राज्य का निर्माण होता है ना। जिसे एक बात सुने होंगे आप लोग कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये चारों कहीं ना कहीं एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जनसंख्या ने इन चारों को विखंडन कर दिया, तोड़ दिया, विभाजित कर दिया। इस तौर पे चार राज्य आपके सामने दिखाई देती है। बिहार 1912 में अलग दिखाई देता है, उड़ीसा 1936 में अलग दिखाई देता है, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं जनसंख्या ने इसको चार हिस्सा में तोड़ दिया, जो एक राज्य का रूप ले लिया बिहार, जिसमें उसी को हम लोग राज्य कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। आज तक केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को राज्य की दर्जा नहीं दी गई है, ओनली भारत सरकार बिहार को राज्य मानता है, जो भारत का 12वां राज्य बिहार है, जिसकी स्थापना 1912 में की जाती है। ठीक है, अब जानेंगे राष्ट्र की आय। राष्ट्र के मतलब देश होता है, यानी देश की आय। ठीक है, तो आय क्या होता है, इनकम क्या होता है जानेंगे। राष्ट्र का मतलब देश होता है, जान गए। इनकम क्या होता है, आय के बारे में जानेंगे आज। देखिए, आय के मतलब पैसा होता है। कोई भी व्यक्ति मानसिक अथवा शारीरिक कार्य करके अपना जीविका चलाता है, उसके बदले में जो उसको पारिश्रमिक मिलती है उसी को आय कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इनको इनकम कहते हैं। ये कहीं ना कहीं इस तौर पे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। इस तौर पे आय की परिभाषा कई अर्थशास्त्री अलग अलग दिए थे, लेकिन सीधी तौर पे देखी जाती है तो आय की परिभाषा जब कोई व्यक्ति मानसिक अथवा शारीरिक कार्य करके उसके बदले में जो भी उसको पारिश्रमिक दी जाती है वह उसका आय कहलाता है। सीधी सी बात है, इसको इंग्लिश में इनकम कहते हैं। क्लियर। आप कहीं भी काम करते हैं, किस लिए करते हैं भाई? पैसा के लिए। वही तो आपका आय है ना। आप कोई काम करिए, कोई लेबर का काम करिए, कर्मचारी का कार्य करिए, जो भी काम करेंगे सीधा उद्देश्य है पैसा कमाना। सीधी सी बात है। आएंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। पहला क्वेश्चन जानेंगे। कही जाती है रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी आपकी जो मेहनत है ये लगातार अगर जारी रहती है तो कहीं ना कहीं एक दिन मंजिल मिलेगी, और मंजिल से एकदम मतलब मंजिल मिलेगी तो एकदम मज़ा आ जाएगा यार। पूरे कहीं ना कहीं तबाही मच जाएगी, पूरे फूल की बारिश होगी। आएंगे पहला क्वेश्चन जानेंगे। निम्न निम्न निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति है। अब फिर जानेंगे भाई ये क्या होता है। प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय को इकट्ठा की जाती है, उसी को तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं ना। उसमें देखा जाता है कुल कितने लोग हैं और कुल लोगों की आय कितनी है, यानी कुल जनसंख्या से, यानी जितना पॉपुलेशन होता है और जितनी आय होती है उन दोनों में भाग दी जाती है, और जो भागफल के प्राप्ति होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। जो राष्ट्रीय मत पूरा उनकी आय देख लीजिए। मान लीजिए हम 5 भाई हैं, मान लीजिए 5 भाई लोग 10,000 रुपया कमाते हैं, यानी पांचों भाई के पास पांचों को मिलाकर कितना आया भाई? 10,000। कितने लोग कमाते हैं भाई? 5 लोग कमाते हैं। तो 5 से 10,000 में भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई? 2,000 बचेगा ना। एक आदमी कितना कमाता है? 2,000। तो आपका क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय हो गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपया कमाता है। ये बात याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी याद रखिए, प्रति व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक प्रकार की ऐसी संगठन है जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में किया गया था, लेकिन स्थापना तो कर दिया गया था, इसको कार्य करने की अनुमति देने की प्रक्रिया 1954 में पास की जाती है, तब ये जाकर ANSSR से मिलकर उसकी सहायता करके अपना कार्य को चलाता है। ये बात याद रखेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था भाई? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले बंदा लगाया था। कब लगाया था? तो 1967 से 68 में। और 1968 में इन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बताए थे 20 रुपया। कितने बताए थे? 20 रुपया। ये भी छाप लेंगे, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में जहर साबित होगा बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जब भाई अधिक की बात आती है जिसका नाम है गोवा, पणजी, गोवा हो जाता है, और कम की बात आएगा तो अपना राज्य बिहार है ना भाई, हर जगह पीछा है, ये सबसे कम है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपके दिमाग में क्वेश्चन आती हो कि भाई इसको वित्तीय वर्ष को इसी को क्यों कहा जाता है? देखिए भाई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक की स्थापना की बात आती है तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इस तौर पे भारत की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को माना जाता है 31 मार्च तक, और यानी 2 दिन 1 अप्रैल और 31 मार्च की सरकारी छुट्टी मानी जाती है RBI को लेकर। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। जो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अधिक है ना, तो पटना होगा भाई। क्या होगा? बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगर वही कम कहे तो क्या कहेंगे? शिवहर। ठीक है, कम कहेगा शिवहर, ज्यादा कहेगा पटना। बिहार का राजधानी पटना। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 1666 में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? भाई उसी को तो विकसित देश कहते हैं ना। जिस देश की नेशनल इनकम अधिक होती है, राष्ट्रीय आय अधिक होती है, उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश की कम होती है उसे क्या कहते हैं? अविकसित देश कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? वही है अपना राज्य बिहार, सबसे कम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयकर को। ठीक है, आयकर को प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। यही आयकर विभाग होता है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जो सरकार, जो इनकम टैक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं आयकर विभाग को ही हम लोग इंग्लिश में इनकम टैक्स कहते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया थी। कितनी थी भाई? 494 रुपया पर कैपिटा इनकम, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए भाई, बिहार बोर्ड क्वेश्चन 22 में पूछा था, लेकिन इसकी स्थापना की बात कही जाती है ना, तो एक बात इसके इतिहास थोड़ा जानेंगे हम लोग कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एक प्रकार का संगठन है जो राष्ट्रीय आय का गणना करता है। ये राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय इसी संस्था को दी जाती है जो आपका CSO है।
इसकी स्थापना 2 मई 1951 को किया गया था, लेकिन कार्य को लेकर इन्होंने ज़्यादातर योगदान 1954 में दिया था। इस तौर पे जहाँ पे इसका स्थापना यहाँ पे 19, ऑप्शन बी हो जाएगा 54, लेकिन रियल तौर पे देखा जाए तो 1951 ही होगा भाई, याद रखेंगे। कार्यभार संभाला था, कार्य करने की इन्होंने अपना कार्य करने का प्रक्रिया को चालू किया था। उसमें एक संगठन की नाम आती है जिसकी सहायता इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, ये भी बात है। इसका संगठन का नाम था NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 12 है, साख का आधार क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वास या भरोसा होता है। क्या होता है भाई? विश्वास या भरोसा साख का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक वृद्धि का। ठीक है, आर्थिक वृद्धि का, इकोनॉमिक्स ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रेगनर साहब कहे थे गरीबी ही गरीबी का जन्म देती है। ठीक है, रेगनर साहब की कथन था, गरीबी का कुचक्र का धारणा बंदा ने दिया था, जिसका नाम था रेगनर साहब। ये बात याद रखेंगे, बहुत जहर पॉइंट बनती है। एक होता है कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, और एक होता है गरीबी ही गरीबी का जन्म देती है। ये दोनों कथने अलग अलग होता है। ठीक है, एक का आंसर होता है रेगनर साहब, और एक का होता है क्या भाई? रेगनर साहब, गरीबी ही गरीबी का जन्म देती है, ये कहते। ठीक है, क्या कहते? गरीबी या कुचक्र का, गरीबी ही गरीबी का शिकार होता है, रेगनर साहब कहते। और गरीबी ही गरीबी का जन्म देती है, ये किसने कहा था? तो रेगनर साहब यही कहते भाई। एक और बात आती है ना, गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। हाँ, ये क्वेश्चन जो था अलग आती है, गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था? तो रेगनर साहब इसको कहे थे। तो गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, कुजनेट कहा था ना। हाँ, कुजनेट कहा था। ठीक है भाई, याद रखेंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए कतई हर पॉइंट बनेगा। गरीबी एक कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? कुजनेट साहब ने कहे थे, याद रखेंगे। और गरीबी ही गरीबी का जन्म देती है, रेगनर साहब कहे थे। ठीक है, आज इतना ही है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय से दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बोर्ड के हर पेपर में छिद्र करेगा, तय है। जय हिंद, जय भारत।